नमस्कार, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 में, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, अर्थात क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ था, ओके, तो ये चीज़ मैं रेडियो पे सुन सकती हूँ, मैं टेलीविज़न में देख सकती हूँ या मैं अखबार पढ़ सकती हूँ। तो मैं किसी साथी व्यक्ति से पता कर सकती हूँ कि हाँ भाई, कल ये चीज़ क्या घटना कैसे हुई थी। अगर मुझे बात करनी है या जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम ऐसे किसी व्यक्ति से जान सकते हैं वो चीज़ जिसकी स्मृति में वो हो या उसकी मेमोरी में वो चीज़ हो। लेकिन अगर मुझे बात करनी है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो ये चीज़ कैसे जानी जाए। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम अध्ययन करते हैं हिस्ट्री की, ओके, जिसको कहा जाता है इतिहास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री की डेफिनेशन हम देखेंगे। सो हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आई है क्रोनोलॉजिकल अकाउंट, जो कि क्रोनोलॉजी से बना है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी घटनाओं के घटित होने का क्रम क्या है, उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजी। और इसका बहुत ही ज़्यादा संबंध है हिस्ट्री के साथ। अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द पास्ट इवेंट। ठीक है, ऐसी ब्रांच है ज्ञान की जो कि किससे संबंधित है, जो हमारे पास्ट से संबंधित है, उन पास्ट के इवेंट्स को बताती है, वही क्या है? हिस्ट्री है। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज द एग्रीगेशन ऑफ पास्ट इवेंट, दैट इज हिस्ट्री। So history is a chronological account of events as they took place in the past. हिस्ट्री एक पूरा chronological account है उन events का जो कि हमारे पास्ट में हुए हैं। अब क्यों जरूरत है हिस्ट्री को पढ़ने की? वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? भाई, हमारी बुक में एक चैप्टर पूरा, मतलब एक पूरा पोर्शन होता है हिस्ट्री का एसएसटी में, तो क्यों जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने की? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री पढ़ के हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। ओके, वी नो अबाउट अवर पास्ट, हमें हमारे पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, पुराने लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो हमें हमारे पास्ट की नॉलेज होगी। अगर हम बात कर रहे हैं आगरा में ताजमहल स्थित है, अगर हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, अगर हमें उसका पूरा पास्ट नहीं पता है कि वो क्यों बनाया, किसने बनाया, तो वो जो एक मोम पर रखा हुआ है एक इमारत जो है, वो उसका होना, उसका जो रीज़न है, वो ही हमें नहीं पता चलेगा। तो ज़रूरी है कि ये हिस्ट्री के माध्यम से हम पुराने समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उनका अध्ययन कर सकें। दूसरा हो जाएगा, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंशिएंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। अब ये हमें क्या बताता है कि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में कैसा कल्चर था, कैसी संस्कृति थी, लोगों का धर्म में किस प्रकार से विश्वास था, लोगों का खान पान कैसा था, वो कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे। तो ये सारी जानकारी हमें कब मिल सकती है? जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। अब पास्ट के माध्यम से, पास्ट में जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, पास्ट में जो जो मिस्टेक्स हुई हैं, उनका अगर हमें ज्ञान होगा तो फ्यूचर में आने वाली या प्रेजेंट में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक भारत पर राज किया और कैसे भारतीयों ने भारत को स्वतंत्र कराया, तो इस प्रॉब्लम से हम गुजर चुके हैं। तो अब फ्यूचर में इस प्रकार की मिस्टेक ना हो, उसके सॉल्यूशन के लिए भी जरूरी है कि हमें हिस्ट्री का ज्ञान हो। तो ये 3 मेन रीजन है व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। अब हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का उपयोग किया है ताकि हम हिस्ट्री के बारे में और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, उसको लिया गया है 0 पर, ओके, और 0 से पहले का जो समय है, पहले का जो इवेंट है, उसे कहा गया है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स बीसी हम कहेंगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जितना भी टाइम है वो बीसी के अंतर्गत आएगा। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी, या फिर उसे कहा जाता है एडी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज बीन टेकन एज ईयर 0 and any event before the Christ is called as BC and any event after the birth of Jesus is called as AD.
अब जो पूरी हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है उसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है कि प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी रिटन हिस्ट्री नहीं मिली है, कोई रिटन इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बस जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको कुछ जानकारी मिलती है। क्यों आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो रिमेन्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, अवशेषों की स्टडी करते हैं। तो जब भी वो किसी ग्राउंड को अगर खुदाई हुई है तो उसमें उनको कोई ज्वेलरी मिलती है या कोई टूल मिलता है या फिर कोई पॉट मिलता है या कुछ बोन्स हैं, तो उसके माध्यम से वो कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो वाली जो चीज़ है जिसमें हमें प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन, रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, उसे कहा गया है प्री हिस्ट्री। सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि कुछ रिकॉर्ड्स तो मिले हैं लेकिन उन्हें हम अच्छे से समझ नहीं पाते। ओके, तो ये इसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपना पूरा काम करते हैं, और इसका एक अच्छा उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसमें कि रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं और कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज के माध्यम से हम पास्ट इवेंट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बार कई जो पुराने जो लोग हैं उन्होंने हो सकता है पिलर्स पे लिखा है या वॉल्स पे लिखा है या कुछ स्टोन्स पे लिखा है, तो उन पर लिखी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम अपने पास्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो थर्ड स्टेज आ जाएगी, वो है हिस्ट्री के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पीपल लिव्ड नियर रिवर वैलीज, यानी लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? लाखों वर्ष पहले हम कह सकते हैं कि लोग जो थे वो नदियों के तट पर रहते थे। और उसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है नर्मदा नदी का। तो उनमें से जो कुछ अच्छे संग्राहक होते थे वो आसपास के जंगल चले जाते थे, जंगलों से वहाँ पर फूलों का या फलों का या आखेट कर शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते थे। और नदियों के तट पर रहने से क्या फायदा था कि रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल दी पर्पस, उनके जितने भी काम काज के लिए उनको पानी जो था वो भरपूर मिल जाता था। अब ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किर्थर हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां जो हैं वहां पर भी देखा गया है कि वहां पर भी लोग रहते थे, वहां पे फसलों को उगाया जाता था। वहां पे पता किया है कि सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाया जाना उन्होंने शुरू किया था। इसी प्रकार से वो लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाने शुरू कर दिए थे। ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा, यानी गंगा के आसपास का जो एरिया है वहां पर भी देखा गया है कि लोग जो थे वो रहना शुरू हो गए थे। महाजनपद लाइक मगध, काशी, वज्जी एक्सेट्रा फ्लोरिश्ड 2500 ईयर्स अगो। तो यहाँ पर बात हुई है कि गंगा और जो इसकी सहायक नदी है सोन नदी, वहां पर भी लोग जो थे वो रहते थे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था वो पहले क्या कहलाता था? मगध नाम से जाना जाता था। और उसके शासक बहुत ही शक्तिशाली होते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी और देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के राज्यों की स्थापना होने लगी थी। तो इस प्रकार जो थे वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सहूलियत के हिसाब से रहते थे। इसी के साथ वो कई यात्राएं जो थे, ऐसा नहीं था उनकी यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यात्राएं करते थे। उनके लिए यात्राएं असंभव नहीं थी, ये चीज आपको याद रखनी है। कभी लोग काम की तलाश में तो हो सकता था, कभी लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे। इसके अलावा कई लोग जो थे वो अपने व्यापार के लिए अपने जहाज के माध्यम से कुछ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसी प्रकार से कई जो धार्मिक गुरु होते थे वो शिक्षा और सलाह को देते हुए या लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। कुछ लोग जो होते थे वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं एक्टिव होते थे और नई नई जगहों को खोजना चाहते थे, इसलिए नए नए रोचक स्थानों पर खोजने की चाह में वो उत्सुकतावश भी कई लोग यात्रा कर लिया करते थे। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का भी अवसर मिला था। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे हुआ, या इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हाउ वाज द नेम इंडिया डिराइव्ड। तो हमारे देश के लिए प्राय हम इंडिया या भारत ये टर्म का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ओके,
जो इंडिया जो टर्म है वो किससे मिलकर बनी है? इंडस से मिलकर बनी है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है? संस्कृत में उसे कहा जाता है सिंधु। और हमारा जो एटलस है उसमें ईरान और यूनान जो है वो उन्होंने क्या किया था? सिंधु को हिंदोस और इंदोस नाम दे दिया था। ओके, और इसी प्रकार से हमारी जो भूमि प्रदेश है इसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें भी इसका बारे में लिखा हुआ मिलता है। जो ऋग्वेद की बात करें कि भारत जो टर्म है उसका उपयोग कहाँ किया जाता था? उसका उपयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख संस्कृत की जो कृति है ऋग्वेद उसमें भी मिलता है और धीरे धीरे इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा और इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की, सो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडीड हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में ऐसे दो ग्रुप हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। पहला ग्रुप कहलाता है आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरा ग्रुप कहलाता है हिस्टोरियन। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, अब बिल्डिंग्स पे क्या लिखा है या किसी पत्थर पे लिखा है या कुछ वॉल पे लिखा है या कुछ ईंटों पे लिखा गया है तो उसकी जो स्टडी का काम है वो कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। दूसरा ग्रुप होता है हिस्टोरियन, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज्ड इंफॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट। यानी पुराने जमाने में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे होते थे या कुछ बायोग्राफी लिखी गई है उनके आधार पर, उन बुक्स के आधार पर जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री की वो कहलाते हैं हिस्टोरियन। अब हम बात करते हैं हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, या हमें पता करना है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पास्ट, कि किस माध्यम से, किन सोर्सेज के माध्यम से हम पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन किन के माध्यम से हम कर सकते हैं? एक तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन। ओके, सो दे स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। तो जो मेन पर्सन्स हैं किन के माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट की, वो क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट और सेकंड हो जाएगा हिस्टोरियन। सो स्टडी सेवरल सोर्सेज, अब इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज की स्टडी की है और उनके माध्यम से उन्होंने हमें हमारे पास्ट के बारे में बताया है। अब अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो सोर्सेज को दो टाइप में, जो स्रोत हैं पास्ट के, उन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सोर्स हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा सोर्स हो जाएगा लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसा सोर्स जो कि कुछ हैंड रिटन सोर्स या फिर किसी मोनूमेंट की फॉर्म में अगर कोई रिसोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कॉइन्स की फॉर्म में अगर रिसोर्स कुछ भी रिटर्न है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि किसी खुदाई की या पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसके बारे में पता लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्स की, तो लिटरेरी सोर्स को भी वापस दो भागों में बांटा गया है, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। तो उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री and prehistory through the excavation of sites and the analysis of physical remains। एंड आर्कियोलॉजी में क्या किया जाता है? ह्यूमन की हिस्ट्री और जो प्री हिस्ट्री की हमने बात की थी, तो अलग अलग जो साइट्स हैं वहाँ पर खुदाई की जाती है, उस एरिया का एनालिसिस किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है और उसके माध्यम से जो भी फिजिकल रिमेन्स मिले हैं, हो सकता है कोई टूल मिला हो सकता है कोई ज्वेलरी मिली हो, उसके एनालिसिस के माध्यम से वो अपने हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यूज, अब अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो उन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में सारा केस के अंतर्गत आ जाएगा मोनूमेंट्स की। हाँ भाई, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की पूरी जानकारी प्राप्त करके वो बता सकते हैं कि उस समय वहाँ का कल्चर कैसा था, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा था, उनका ट्रेडिशन कैसा था, वो किस प्रकार की साइंस को अपनाते थे। तो ये किसके माध्यम से पता कर सकते हैं? वो उस समय की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। सेकंड हो जाएगा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या हो सकता है कि जो रिमेन टूल्स जो मिलते हैं उसके माध्यम से अगर उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर रिमेन्स ऑफ पीपल के माध्यम से, या कोई ज्वेलरी मिली है उसके माध्यम से अगर वो हमें जानकारी दे रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो सोर्स आ जाएगा आर्टिफैक्ट्स के। तीसरा होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कुछ रिटन रिकॉर्ड जो कि इनग्रेव्ड होते हैं पिलर के ऊपर या रॉक के ऊपर, उसे कहा गया है
इंस्क्रिप्शन। ओके, और चौथा होता है कॉइन्स, यानी उस समय किस प्रकार के कॉइन्स का उपयोग होता था, उससे उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इसके बारे में हमें पता कर सकते हैं कि वो पीरियड किस प्रकार का रहा होगा। हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज लिटरेरी सोर्स। तो अगर हम बात करते हैं ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो कि लिखित अवस्था में हो, किसी बुक में की फॉर्म में है अगर, तो उस रिकॉर्ड को क्या कहा गया है, उसे कहा गया है लिटरेरी सोर्स। ओके, अब इसे वापस दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला हो जाएगा रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये धर्म से संबंधित हो जाएगा, कि अगर ऐसा लिटरेचर या इस प्रकार की बुक जो कि किसी धर्म के बारे में बताती हैं, वो आ जाएंगी रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। जैसे हम बात करें गीता की, महाभारत की, वेद की, रामायण की, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत आ जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं सेक्युलर लिटरेचर, तो सेक्युलर लिटरेचर जो है वो रिलीजियस के बारे में तो नहीं बताती है, लेकिन हो सकता है किसी राजा की बायोग्राफी हो, या किसी पोयम की बात हो, या किसी पर्टिकुलर टाइप की पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बुक हो, या किसी उस टाइम में कि साइंस से संबंधित कोई बुक हो। जैसे हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो सेक्युलर लिटरेचर के अंतर्गत आ जाएगा। कालिदास ने जो लिखी है अपनी नॉवेल, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो भी लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत आएगा। वो भी किस प्रकार का लिटरेरी सोर्स आएगा, वो सेक्युलर लिटरेचर के अंतर्गत आएगा। तो हमने यहाँ बात करी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कितने भागों में बांटा है, दो सोर्स में बांट सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल को वापस 4 भागों में बांट सकते हैं, और लिटरेरी सोर्सेस को 2 भागों में बांट सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।